हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ सेकंड का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम आज जानेंगे कि डायरेक्टर्स के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको पता होगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के मैनेजमेंट से टोटली डिफरेंट होता है। और कंपनी के मैनेजमेंट को करने के लिए हम एक बोर्ड को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड का नाम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं और अलग अलग डायरेक्टर्स का अलग अलग काम होता है। उसमें से हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की। सबसे पहला जो डायरेक्टर होता है उसका नाम ही है फर्स्ट डायरेक्टर, दूसरा है रेसिडेंट डायरेक्टर, तीसरा है वुमेन डायरेक्टर, चौथा है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, पांचवा है अल्टरनेट डायरेक्टर, छठवां है डीम डायरेक्टर, सातवां है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आठवां है नॉमिनी डायरेक्टर, नौवां है कैजुअल डायरेक्टर। यानी आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें तो आपके सिलेबस में 9 डायरेक्टर्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें सबसे पहला है फर्स्ट डायरेक्टर, दूसरा है रेसिडेंट डायरेक्टर, तीसरा है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, चौथा है वुमेन डायरेक्टर, पांचवा अल्टरनेट डायरेक्टर, छठवां डिम्ड डायरेक्टर, सातवां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आठवां कैजुअल डायरेक्टर एंड नौवां नॉमिनी डायरेक्टर। So there are 9 types of directors which has been given in your syllabus. अब हम डिस्कस करेंगे एक एक डायरेक्टर के बारे में। फर्स्ट डायरेक्टर, सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर किसे कहते हैं? तो सेक्शन 152 जो है कंपनीज एक्ट का, वो कहता है फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई कंपनी बना रहे हैं तो आपको पता होगा कंपनी बनाते समय आपको 2 चार्टर डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। पहला होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजंस होते हैं उसी के हिसाब से आपको अपने कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152। सेक्शन 152 ये कहता है कि अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि फर्स्ट डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया जाए, या फिर आपने फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं किया है, तो उस केस में आपकी कंपनी के जो मेंबर्स होंगे, आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे, उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर मान के चला जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहली चीज सेक्शन 152 डील करता है फर्स्ट डायरेक्टर से। सेक्शन 152 के क्या कहता है? तो सेक्शन 152 ये कहता है कि अगर आपको फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को फॉलो करना होता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के हिसाब से ही आपको फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है। लेकिन यदि आपकी कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है, या फिर यदि आपकी कंपनी में आर्टिकल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो ही ना, अगर आपकी कंपनी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, या फिर आपकी कंपनी में आपने फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट ही नहीं किया है, तो उस केस में आपकी कंपनी के जो मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर मान के चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा है सेक्शन 152 प्रोवाइड्स दैट द फर्स्ट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और एक चीज और आपको बता दें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को शॉर्ट में AOA कहा जाता है, ए फॉर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर को आपको अपॉइंट करना है तो आपको अपॉइंट करना एज पर द सेक्शन 152 एंड एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ योर कंपनी। दूसरी चीज, अगर आपकी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर आपने अपॉइंट नहीं किया है, या फिर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो उस केस में आपको आपकी कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स को ही अपने कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान के चलना होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और एक चीज और, आपको पता होगा कि कंपनी में शेयर होल्डर कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कंपनी में जो इंसान डायरेक्टर बनेगा, कंपनी में जो इंसान फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा, ही शुड बी एन इंडिविजुअल, क्योंकि डायरेक्टर हमेशा इंसान बनता है। डायरेक्टर कोई कंपनी नहीं हो सकती है, डायरेक्टर कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता है, डायरेक्टर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, डायरेक्टर्स हमेशा इंडिविजुअल्स होंगे। तो आपकी कंपनी में जो इंडिविजुअल मेंबर होगा, आपकी कंपनी में जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर होगा, वही आपकी कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान के चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है रेसिडेंट डायरेक्टर। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जब भी आपके सामने रेसिडेंट शब्द आए, तो रेसिडेंट शब्द का मतलब आपको याद रखना है कि कोई भी इंसान जो हमारे देश में
प्रीवियस कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 दिन रहा है, उस इंसान को हम रेसिडेंट मानते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रेसिडेंट की बात करें तो रेसिडेंट का मतलब एक ऐसे इंसान से है जो हमारे देश में पिछले कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 दिन स्टे करता है। तो रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब वो डायरेक्टर जो हमारे देश में प्रीवियस कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 दिन का स्टे रखता है, उसी को हम रेसिडेंट डायरेक्टर कहते हैं। दूसरी चीज, रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में डील करता है सेक्शन 149 सबसेक्शन 3। तो याद रखना है आपको, सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट every company is required to have a resident director, and the person being resident director should have stayed in India for minimum 182 days in the previous calendar year. सबसे पहली चीज, हर कंपनी को एक रेसिडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। दूसरी चीज, जब हर कंपनी एक रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगी तो वो रेसिडेंट डायरेक्टर एक इंडिविजुअल होना चाहिए, और वो इंडिविजुअल कम से कम 182 दिन तक प्रीवियस कैलेंडर ईयर में भारत में स्टे होना चाहिए। अगर वो इंसान 182 दिन तक प्रीवियस कैलेंडर ईयर में इंडिया में स्टे करता है तो उस इंसान को एज अ रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है कि हर कंपनी को रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, और रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में डील करता है सेक्शन 149 सबसेक्शन 3। और रेसिडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो इंडिया में कम से कम 182 दिन प्रीवियस कैलेंडर ईयर में स्टे किया है। ठीक है, चलिए अगला है वुमेन डायरेक्टर, यानी एक ऐसी डायरेक्टर जो एक महिला होगी। वुमेन डायरेक्टर वो डायरेक्टर जो एक महिला के रूप में डायरेक्टर का काम करेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई भी पब्लिक कंपनी है, तो उस पब्लिक कंपनी में आपको एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। हर लिस्टेड कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, लेकिन हर पब्लिक कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, वुमेन डायरेक्टर यानी महिला डायरेक्टर। महिला डायरेक्टर उसी कंपनी में जाएगी जो एक लिस्टेड कंपनी में हो, जो एक लिस्टेड कंपनी हो, यानी हर लिस्टेड कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। दूसरी चीज, हर उस पब्लिक कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा हो। पहली चीज, वुमेन डायरेक्टर एक लिस्टेड कंपनी को, हर लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है। दूसरी चीज, वुमेन डायरेक्टर हर उस पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा हो। तीसरी चीज, वुमेन डायरेक्टर हर उस कंपनी को भी अपॉइंट करना पड़ता है जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या 300 करोड़ से ज्यादा हो। दैट मीन्स वुमेन डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग कंपनीज: द कंपनीज which is a listed company, the companies which paid up share capital is more than or equals to 100 crore, and the public company which turnover is equals to 300 crore or more than 300 crore। तो उस कंपनी को भी, उस पब्लिक कंपनी को भी वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चौथे नंबर के डायरेक्टर का। चौथे नंबर का डायरेक्टर का नाम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, इसके नाम से यह स्पष्ट है। एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी से बाध्य नहीं है। द डायरेक्टर विच इज नॉट बाउंड, डायरेक्टर विच इज नॉट बायस्ड फॉर द कंपनीज डिसीजन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तात्पर्य होता है उस डायरेक्टर से जो डायरेक्टर आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी के लिए बायस डिसीजंस नहीं लेता है। सबसे पहली चीज लिटरल मीनिंग इसका हो गया। यदि हम इसके टेक्निकल मीनिंग की बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 150 में। सेक्शन 150 ये कहता है कि आपकी कंपनी में, हर पब्लिक कंपनी में, सॉरी, कहता है कि हर पब्लिक कंपनी में जितने भी टोटल डायरेक्टर्स होंगे, टोटल डायरेक्टर्स का 2/3 डायरेक्टर्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। पहली चीज, हर पब्लिक कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की संख्या कैसी होगी? टोटल डायरेक्टर्स का 2/3। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं, तो 15 का जो 2/3 होगा वो आप निकाल सकते हैं। 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10, सॉरी 1/3, सॉरी 1/3, 2/3 नहीं 1/3। जो आपकी कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स होंगे उसका 1/3, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा? 5। तो जितना भी डायरेक्टर्स हैं टोटल डायरेक्टर्स में से कम 1/3 डायरेक्टर्स की संख्या एज एन
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या क्वेश्चन बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे कहते हैं? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी के लिए बायस डिसीजंस नहीं लेता है, जो कंपनी के लिए पक्षपात नहीं होता है, जो पब्लिक के लिए डिसीजन लेता है, जो हमारी इकोनॉमी के फेवर में डिसीजन लेता है, जो शेयर होल्डर्स के फेवर में डिसीजन लेता है, उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। दूसरी चीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है और हर पब्लिक कंपनी में जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 नंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना चाहिए। और आखिरी चीज आपको ये याद रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब रूल्स बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट पे। याद रखना है आपको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट पे रूल कौन बना सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट पे, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे रूल बना सकती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पे छूट गया है, वुमेन डायरेक्टर में एक क्लॉज है, एक रूल है। रूल का नाम है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। कंपनीज क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 का रूल 3 ये कहता है कि यदि आपकी कंपनी में पहले एक वुमेन डायरेक्टर थी लेकिन कैजुअल उसकी वैकेंसी हो गई है, यानी कुछ दिनों बाद वो वुमेन डायरेक्टर या तो मर जाती है, किसी भी कारण की वजह से उसका सीट खाली हो जाता है, वैकेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग्स में या फिर कम मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आपको एक नया वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। तो रूल 3 ऑफ कंपनीज क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहता है कि यदि आपकी कंपनी में वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो गई है तो आपको कैजुअल वैकेंसी को इमीडिएट बोर्ड मीटिंग में फिल कर लेना है या फिर 3 महीने के अंदर आपको फिल कर लेना है। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि अपने सेमेस्टर के एग्जाम को आप बेहतर बनाएं और आप भी टॉप करें अपने सेमेस्टर एग्जाम में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सारथी को और बना सकते हैं अपनी जर्नी को बेहतरीन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आपको बता देते हैं एक बार सेमेस्टर के बारे में। सेमेस्टर की जो सारथी है उसको लॉन्च कर दिया गया है और सारथी आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके सेमेस्टर की जर्नी में आप बेहतरीन करें तो सारथी लॉन्च किया जा चुका है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए और इसके साथ साथ आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत जल्दी लॉन्च किया जाने वाला है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और जो लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट में चीजें आपको याद करनी होती है, समझना इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मग अप द थिंग्स। मतलब आपको पहले तो समझ लेना है, समझने के बाद एक एक सेक्शन का नाम और एक एक प्रोविजन को आपको रट लेना है, तभी आप फ्यूचर में जब जाएंगे किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, तो उस वहां पे आपको कंपनीज एक्ट का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। यदि आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कंपनीज एक्ट का क्या रेलेवेंस है। यदि आप सीए का कोर्स कर रहे होंगे या सीएमए का कोर्स कर रहे होंगे तो भी आपको पता होगा कंपनी एक्ट का क्या रेलेवेंस है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आप भी चाहते हैं सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन बनाना, ज्वाइन कर सकते हैं सारथी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दैट्स इट।